हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस इंपोर्टेंट वीडियो में आपको बिहार दरोगा एसआई पीटी 2023 के लिए जो मार्केट में क्रोन पब्लिकेशन बुक लॉन्च हो चुकी है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो होगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में जो जितने भी चारों प्रश्न होते हैं ऑप्शन, उन चारों ऑप्शन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपने यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो देख लिया होगा जिसमें आपको जो राइट आंसर होता है बस उसको टिक कर दिया जाता है, लेकिन आज की वीडियो में आपको जो चारों ऑप्शन होते हैं सभी ऑप्शन को फुल डिटेल में कवर करवाया जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको वीडियो के खत्म होते होते बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपने इसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस इंपोर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखिए, कह रहा है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। दोस्तों, ये जो ऑप्शन है, ये प्रश्न है आपके पास, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, ये पहला प्रश्न है आपके सामने में। इसका ऑप्शन दे रखा है बृहद कथा, ब्राह्मण, बृहद संहिता और जय संहिता। तो दोस्तों, आपको बता दें, पहले महाभारत बता दें, महाभारत है क्या दोस्तों। महाभारत दोस्तों, इसमें जो पांडव और कौरव है इनके बीच में जो भी युद्ध हुआ था उसके बारे में इसमें रचना की चर्चा की गई है। दोस्तों, बात करते हैं महाभारत के रचनाकार कौन थे। जो दोस्तों महाभारत के रचनाकार थे वो थे महर्षि वेदव्यास। ठीक है, महर्षि वेदव्यास द्वारा महाभारत रचना की गई थी। यदि आप नहीं जानते हैं तो नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, महर्षि वेदव्यास द्वारा जो है महाभारत रचना की गई थी। दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है, इसमें जो है इसमें श्लोक कितने हैं दोस्तों। तो महाभारत में दोस्तों बात करें श्लोक की, तो श्लोक दोस्तों इसमें 8800 श्लोक है। कितने हैं? 8800 श्लोक इसमें महाभारत में दे रखे हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कितने दिनों तक चला था। दोस्तों, ये 18 दिन तक चला था। ठीक है, 18 दिन तक ये महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि ये युद्ध हुआ था किसके बीच में हुआ था। दोस्तों, आपको पहले हम बता चुके हैं कि पांडव और कौरवों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये 18 दिनों तक चला था, जिसमें किसकी जीत हुई थी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट जो महाभारत से रिलेटेड फैक्ट हैं, ये भी आप जान लीजिए। जैसे कि जो टीवी सीरियल है महाभारत का आया था, टीवी सीरियल महाभारत का, इसके जो डायरेक्टर कौन थे। ठीक है, आपको एग्जाम में इसी प्रश्न देखने को मिलता है। तो महाभारत के जो डायरेक्टर है टीवी सीरियल के, वो कौन थे? B.R. चोपड़ा थे। कौन दोस्तों? B.R. चोपड़ा द्वारा जो है ये महाभारत के जो थे टीवी डायरेक्टर थे। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और, जैसे कि आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि जो महाभारत के जो था ना, महाभारत के जो था फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है दोस्तों। तो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद था ये रज्मनामा कहलाता है। क्या कहलाता है? रज्मनामा कहलाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो महाभारत के फारसी में जो अनुवाद हुआ था वो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, एक प्रश्न और दोस्तों, जो महाभारत को आंख से किसने देखा था, ये पूछा जाएगा महाभारत को आंख से किसने देखा था। तो दोस्तों, संजय नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने महाभारत को आंखों से देखा था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, इसके अलावा एक और बात जान लीजिए, जैसे कि रामायण हो गया, ये तो महाभारत की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम रामायण की। तो रामायण का जो टीवी सीरियल था रामायण, इसके जो है ना डायरेक्टर कौन थे दोस्तों। तो रामायण के जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? तो आपको बताना, रामानंद सागर थे। कौन थे? रामानंद सागर द्वारा जो है महाभारत जो सीरियल थी, सॉरी रामायण सीरियल जो थी, इसके डायरेक्टर थे रामानंद सागर। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार जो है ना एक प्रश्न से आपको कितने प्रश्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका हम राइट आंसर देख लेते हैं कि राइट आंसर क्या है। दोस्तों देखिए, महाभारत जो मूलतः किस रूप में लिखी जानी जाती है, तो दोस्तों इसे बोलते हैं हम लोग जय संहिता के नाम जानते हैं। ठीक है, जय संहिता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों, हम बात करते हैं बृहद संहिता की। तो बृहद संहिता दोस्तों क्या है, ये जो है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है? वीरामहिर। ठीक है, वीरामहिर द्वारा जो दोस्तों ये बृहद संहिता की रचना की गई थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा जो पहला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। दोस्तों, इसका रिगार्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है। ह्वेनसांग स्मारक, दूसरा आपके पास महावीर का जन्म स्थान, तीसरा आपके पास ऑप्शन है पाली अनुसंधान संस्थान और चौथा कौन सा क्या संग्रहालय। तो दोस्तों, आपको बता दें जो महाभारत का जो नालंदा महाविहार है दोस्तों, इसके जो विख्यात क्यों है, ये पाली अनुसंधान संस्थान यहाँ पे स्थित है, इसलिए ये विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों, बात करते हैं ह्वेनसांग स्मारक की। तो दोस्तों ह्वेनसांग बारे बात करें तो ह्वेनसांग दोस्तों था ये हर्षवर्धन के समय में आया था। भारत कब आया था? किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में भाई भारत आया था। ठीक है, और इसे यात्रियों का राजकुमार के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार। दोस्तों, यदि आपको एग्जाम पूछा जाए कि यात्रियों का राजकुमार कैसे कहते हैं, तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, जो ये बौद्ध धर्म जो है अनुसंधान, ये पाली अनुसंधान, इसका नींव किसने रखा था यदि आपको पूछा जाए तो इसकी नींव रखा था
भिक्षु जगदीप कश्यप के द्वारा। दोस्तों ये भिक्षु जगदीप कश्यप थे, इसके द्वारा जो पाली अनुसंधान संस्थान थे इसकी नींव को रखा गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं महावीर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों महावीर का जन्म जो हुआ था ये 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म होता है। कहाँ पर होता है? तो ये होता है कहाँ पे? कुंडग्राम में। ठीक है दोस्तों, कुंडग्राम में महावीर का जन्म होता है। 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में महावीर का जन्म होता है। और दोस्तों महावीर का जो था ना, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, महावीर के पिता का नाम क्या था यदि आपसे पूछा जाए तो महावीर का नाम था सिद्धार्थ। और इसकी माता का नाम क्या था दोस्तों? तो माता का नाम था त्रिशला। क्या था? त्रिशला इसकी माता का नाम था और पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। दोस्तों त्रिशला जो थी ना ये लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी और सिद्धार्थ जो थे दोस्तों ये ज्ञातक कुल के सरदार थे। और दोस्तों इसकी महावीर की पत्नी कौन थे दोस्तों? ये इसकी जो पत्नी थे ये यशोधा थे। कौन थे? यशोदा। महावीर की पत्नी नाम क्या था? यशोदा नाम था। और इसकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों महावीर की ये पावापुरी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर था? पावापुरी में। आप इस बात को भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से जो है ना ढेर सारे प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी कि नालंदा बिहार जो है के विख्यात हैं किसके लिए? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस भारतीय नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों कुम्हार स्थल जो है ये पाटलिपुत्र में स्थित है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो जो प्राचीन नगर अवशेष है कुम्हार ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो दोस्तों ये सिद्धांत जो है ना ये सिद्धांत नानक का है। ठीक है, ये नानक के द्वारा कहा गया था कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह गुरु नानक के द्वारा कहा गया था। दोस्तों गुरु नानक के बारे में आपको बता दें, गुरु नानक जो थे ना ये सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे सिख धर्म के संस्थापक। ठीक है दोस्तों, ये आप इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं रामानुज की। तो दोस्तों रामानुज थे ये वेशस्य द्वार जो थे इसके जो रचयिता थे ये थे रामानुज। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन में सी का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन सा स्मारक ऐसा है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन देखा है, स्वर्ण महल, दूसरा है पंच महल, तीसरा जोधाबाई का महल और चौथा कौन सा? अकबरी महल। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्वर्ण महल स्थित है, पंच महल स्थित है, जोधाबाई का महल स्थित है, लेकिन जो अकबर का महल है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। ठीक है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में ये अकबरी महल नहीं स्थित है। दोस्तों ये अकबरी महल का जो बात करें तो इसका निर्माण दोस्तों 1572 ईस्वी में 1573 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अकबरी महल का निर्माण। दोस्तों ये जो ताजमहल है हमारा, ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर के दूर में स्थित है। ये कौन सा? अकबरी महल स्थित है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी में जो है ना ये स्वर्ण महल है, पंच महल है, जोधाबाई महल है, लेकिन अकबरी महल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पटना में सिख गुरु का जन्म हुआ था। दोस्तों पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? देखिए तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, नानक, तेग बहादुर, हरगोविंद और गुरु गोविंद। ठीक है, तो दोस्तों जो पटना में जो हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। आप सबको पता है कि पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। जो गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में ही हुआ था। ठीक है, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं कि सिख गुरु के बारे में बात करें तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ये सिखों के कौन से क्रम के गुरु थे? तो ये सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। दोस्तों इसका जन्म जो हुआ था गुरु गोविंद सिंह का ये कब हुआ था? 22 दिसंबर 1966 ईस्वी को, 1666 ईस्वी को, 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन होता है। इसके बाद उसमें क्या हुआ था? गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मान लिया गया था। किसके बाद? गुरु गोविंद सिंह के बाद जो था गुरु ग्रंथ साहिब जो थे उसको गुरु मान लिया गया था। और इन्होंने खालसा का स्थापना किया था। क्वेश्चन पूछेगा खालसा का स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही खालसा का स्थापना किया गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 7वां प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो दोस्तों भारत के साथ जो संपूर्ण संयुक्त पूंजी थी वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? आपको बताना है। दोस्तों ये डच के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है डच के जो संयुक्त पूंजी थी ना वो डचों के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से और अंग्रेजी शिक्षा से और अस्थायी बंदोबस्त से। तो दोस्तों को बताते हैं जो लॉर्ड मैकाले थे ना ये किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। दोस्तों
दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा से कौन संबंधित है? लॉर्ड मैकाले से संबंधित है। दोस्तों बात करते हैं सती प्रथा से, तो सती प्रथा के जो संबंधित है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये सती प्रथा से संबंधित है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और जो अस्थायी बंदोबस्त है ये किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस और यूसुफ मेहर अली ने। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दोस्तों जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ऑप्शन में क्या होगा? ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा है? तो देखिए जो गांधी जी की राजनीतिक फिरौती का है वो लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा कहा गया, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी लॉर्ड लिनलिथगो जो है इसको गांधी जी ने के आंदोलनों को उन्होंने राजनीतिक फिरौती कहा था, लॉर्ड लिनलिथगो ने। दोस्तों बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो की, तो जो इसका कार्यकाल हुआ था दोस्तों वो 1936 से लेकर के 1943 के बीच में ये इसका कार्यकाल था, जो भारत के सबसे लंबे समय तक वायसराय रहे थे। तो आपसे एग्जाम पूछा जाए कि भारत के सबसे लंबे समय तक जो वायसराय रहे थे उनका नाम क्या है? तो उसका नाम है लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो देखिए अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। तो दोस्तों जो गांधीनगर है ये कर्क रेखा के निकटतम स्थित है। तो ऑप्शन में क्या होगा? बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। यदि आपको 8 राज्यों का नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर लिखिएगा कि भारत के जो 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों अन्नामुडी, दोदाबेट्टा, अमरकंटक और महेंद्रगिरी। तो दोस्तों दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है ये अन्नामलई पहाड़ी पर स्थित है, अन्नामुडी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना जो क्या है? अन्नामलई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 जो है ना मीटर इसकी ऊंचाई है, और यह केरल के इडुक्की एवं एर्नाकुलम जिले की सीमा पर यह पाई जाती है। कहाँ पे? ये अन्नामुडी कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। जो इडुक्की एवं एर्नाकुलम जिला है वहाँ पे उसके सीमा पे है स्थित है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं दोदाबेट्टा की। दोदाबेट्टा की बात कर लें दोस्तों। दोदाबेट्टा जो है ना, दोदाबेट्टा पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी की जो नीलगिरी पहाड़ी है इसकी सर्वोच्च चोटी है। कौन है? दोदाबेट्टा। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी होती है? दोदाबेट्टा होती है, ठीक है। और अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में स्थित है, अमरकंटक यह मध्य प्रदेश के मेघालय श्रेणी में स्थित एक प्रमुख पर्वत चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 1048 मीटर। कितनी है? 1048 मीटर ये उसकी ऊंचाई है। और जब बात करते हैं महेंद्रगिरी की, तो महेंद्रगिरी उड़ीसा में गणपति जिले में स्थित पूर्वी घाट की एक प्रसिद्ध चोटी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पाट अंचल अवस्थित है कहाँ पे? बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और मेघालय में। तो दोस्तों जो झारखंड का छोटा नागपुर जो पठार होता है ना इसके पश्चिम तथा उत्तर भाग में ये पाया जाता है। कौन सा? पाट अंचल पाया जाता है। तो ऑप्शन में बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तरवाहिनी है? यानी दोस्तों कौन सी जो ऐसी सहायक नदी है जो उत्तरवाहिनी है? ये आपके पास ऑप्शन दे रखा है कोसी, घाघरा, सोन और गंडक। तो दोस्तों ये जो सोन नदी है ये गंगा की सहायक नदी है जो उत्तरवाहिनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। जबकि दोस्तों जो कोसी है, घाघरा है और गंडक है ये तीनों के तीनों क्या है? गंगा की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन ये क्या है? दक्षिण वाहिनी है, ठीक है। यानी दक्षिण की ओर से बहती है। तो ऑप्शन में हमको प्रश्न पूछा जा रहा था कि उत्तरवाहिनी कौन है, तो उत्तरवाहिनी कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से अंकित है जिसका कारण क्या है? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की अति एक समानता और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मानसून शब्द का तात्पर्य यही होता है कि हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन से है जिसकी दिशा वर्ष में 2 बार परिवर्तित हो जाया करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? सोन से, गंगा से, कोसी से और गंडक से। तो दोस्तों जो सारण जो कोसी नहर है ना ये कहाँ से निकलती है? ये गंडक नदी से निकलती है। दोस्तों जो गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है जिसमें से निकाली गई पश्चिमी गंडक नहर का एक अहम हिस्सा सारण सिंचाई नहर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा इस प्रकार डी आंसर राइट आंसर होगा। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास 1950, 1960, 1970, 1980। तो दोस्तों देश में जो पहली कृषि विश्वविद्यालय थी इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन में बी का प्रश्न का राइट आंसर होगा।
दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 ईस्वी को, यदि आपसे डेट पूछा जाए तो 17 नवंबर आपको बताना है। 17 नवंबर 1960 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन उत्तराखंड के उधम सिंह जिले के पंतनगर तत्कालिक उत्तर प्रदेश में किया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर है भारत का एकमात्र ऐसा जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये क्या करता है, जम्मू कश्मीर जो है ना केसर उत्पादक राज्य करता है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में 2825 हेक्टेयर भूमि पर केसर की खेती की जाती है, जिसमें कश्मीर का पेम्पार क्षेत्र सर्वाधिक कृषि उत्पादक क्षेत्र है। और दोस्तों जो केसर है जम्मू कश्मीर का 2020 ईस्वी में इसे GI टैग प्रदान किया गया था। इस बात को भी आप नोट डाउन कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमोमाइट उत्पादन में महत्वपूर्ण एकाधिकार है। तो दोस्तों जो क्रोमोमाइट उत्पाद में लगभग एकाधिकार किसका है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों उड़ीसा राज्य का जो है ना क्रोमोमाइट उत्पाद में लगभग एकाधिकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी का इस पर राइट आंसर होगा। यानी दोस्तों 96% जो होता है ना भारत का सबसे ज़्यादा जो क्रोमोमाइट का भंडार पाया जाता है 96% उड़ीसा राज्य में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। रेशम के लिए, सीमेंट के लिए, चमड़ा के लिए और जूट के लिए। तो दोस्तों जो बिहार में डालमिया नगर है ना ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि सीमेंट में जो है ना दोस्तों ये डालमिया नगर बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों बिहार की जो डालमिया नगर है ना ये बिहार के रोहतास जिले में पाया जाता है। कहाँ पे, रोहतास जिले में डालमिया जिले में नगर में मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो है ना डालमिया नगर में यहाँ पे क्या जो सीमेंट तो मिलता है, यहाँ पे चीनी, कागज़, केमिकल्स आदि का उद्योग भी यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन देखा है, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो देश सबसे अधिक जो है ना भारतीय लोग यहाँ पे पाए जाते हैं अमेरिका में, तो ऑप्शन नंबर डी है। इसके अलावा दोस्तों जो UAE है ना, ये अमेरिका के बाद जो है UAE मतलब UAE में अमेरिका के बाद सबसे अधिक जनसंख्या भारत की पाई जाती है। और तीसरे नंबर पर आता है मलेशिया, चौथे पर सऊदी अरब और 5वें पर म्यांमार आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, स्टैपिज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन और चौथा कौन सा, टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए डाउन्स। दोस्तों डाउन्स जो होता है ना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ये नहीं होता है। ठीक है, तो आप पूछिएगा आपकी क्या होता है आगे। तो दोस्तों जो डाउन्स होता है ना ये शीतोष्ण होता है, ये उष्ण नहीं होता है, ये शीतोष्ण होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है कौन सा, डाउन्स। यदि यहाँ पे ये शीतोष्ण लिखा रहता है तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है हमको गलत चूज करना चाहिए, नहीं वाला चूज करना था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। चीन, संघाई, कनाडा, ओटावा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा और रूस और मॉस्को। दोस्तों यहाँ पे देश दे रखे हैं, उसकी राजधानी यहाँ पे दे रखी है। जैसे कनाडा हो गया तो राजधानी कहाँ होगी, ओटावा, ये सही है। ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्या होता है, कैनबरा होता है, ये भी सही है। और रूस की राजधानी मॉस्को होता है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन चीन की राजधानी दोस्तों संघाई नहीं होता है। संघाई तो चीन का एक शहर है, लेकिन चीन की राजधानी कहाँ होता है, बीजिंग है। ठीक है, चीन की राजधानी कहाँ पे, बीजिंग है। तो ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में ए क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों कौन सी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, जायरे, नाइजर, नील और अमेजन। तो दोस्तों जो जायरे नदी है ना ये जिसको कांगो नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो कांगो नदी भी इसे ही कहते हैं। तो जायरे नदी या कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों जो कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसमें कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों वो कथा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो दोस्तों कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस बात को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं कि 26 जुलाई का दिन था, वो 26 जुलाई 1774 ईस्वी में जो अधिनियम था 1773 ईस्वी का, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन जो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो 26 जुलाई 1774 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों इसके जो मतलब पहले मुख्य न्यायाधीश आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो कोलकाता उच्च न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था दोस्तों, उसका नाम था एलिजा एम्पे। क्या था, एलिजा एम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा जो दोस्तों इसके जो मुख्य 3 अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम था चेम्बर्स, स्टीफन और हाइड। ये तीनों क्या थे,
अन्य न्यायाधीश थे। दोस्तों इन पदों पर नियुक्ति के लिए इंग्लैंड या आयरलैंड के रजिस्ट्री का 5 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था उस समय पर। और दोस्तों जो 1773 ईस्वी है ना, इसके बारे में बता दें आपको, जो इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया था, ठीक है। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन इसी के तहत किया गया था। तो यानी कि ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, यदि आर्थिक स्वतंत्रता जो है इसमें नहीं दे रखा है, जबकि विचार की स्वतंत्रता दे रखा है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है और विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन क्या है आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बात का आप याद रखिएगा। दोस्तों प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें से विचार हो गया, विभक्ति हो गया, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। तो यानी कि आर्थिक जो स्वतंत्रता इसमें नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? एडविन लुटियंस के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एडविन लुटियंस के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति भवन का जो निर्माण किया गया था। और दोस्तों राष्ट्रपति भवन में 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी इसमें निवास करने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति भवन में निवास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। वो कब निवास किए थे? तो 21 जून 1948 को उन्होंने क्या कर निवास किया था। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाने लगा और राष्ट्रपति का ये क्या होता है, सरकारी भवन होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष क्या होता है? मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है और नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों को बताना है कि भारत में जो लोकसभा स्पीकर वर्तमान में कौन है? दोस्तों ओम बिरला जी हैं। तो इसका जो चयन होता है, मतलब कि इसका जो है ना, मतलब ये अध्यक्ष कैसे बनते हैं, क्या किया जाता है इसके साथ में? तो दोस्तों इसका क्या होता है, चयन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ठीक है। दोस्तों अनुच्छेद 93 के तहत इसका चयन लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लेकिन वर्तमान पूछा जाए आपको तो ओम बिरला हैं। ये 17वीं लोकसभा के जो है ना, ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब। तो ऑप्शन बी क्या राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो दोस्तों जो आकलन समिति है ना, इसमें राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व नहीं होता है, जबकि लोक लेखा समिति में होता है, सार्वजनिक उपक्रम समिति में होता है और सरकार की आश्वासन शक्ति में होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है आकलन समिति में इसका राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। PIL क्या होता है दोस्तों? पब्लिक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? PIL दोस्तों PIL का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये होता है कौन सा? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या एम दे रखा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है PIL का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? दोस्तों अनुच्छेद 164 के तहत जो है ना, ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 164 के तहत। इस बात को आप याद रखिएगा दोस्तों। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वित्त आयोग का कार्य क्या है? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। दूसरा राज्यों में वित्तीय नियंत्रण। तीसरा पास है केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें देखिए अनुच्छेद 280 के तहत जो वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसमें केंद्र करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना, ये इसका प्रमुख कार्य होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? पहला पास है लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का और स्थानीय निकायों का। तो दोस्तों देखिए निर्वाचन आयोग दोस्तों ये अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। और वर्तमान में जो है ना निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये आपको काम बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं होता है? तो दोस्तों लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का और स्थानीय निकायों का। दोस्तों स्थानीय निकाय का चुनाव होता है ये निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है ये संपन्न नहीं होता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसका चुनाव दोस्तों जो है ना ये राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं, जो अनुच्छेद 243 के को और 243 के ZA में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये कौन करते हैं? स्थानीय निकाय का चुनाव जो होता है ये राज्य निर्वाचन आयुक्तों के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला ऑप्शन देते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के संरक्षण के बारे में उपबंध करने को अधिकृत है? देखिए राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत की संसद और भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राज्य का राजमंडल। दोस्तों राज्य का राजमंडल जो होता है
तो ये भारतीय पंचायत की जो पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है राज्य के विधानमंडल के पास। तो ऑप्शन में बी क्या राइट आंसर होगा। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था। तो दोस्तों देखिए, बांग्लादेश की स्थापना जो हुई थी ना, वो दिसंबर 1971 ईस्वी में जो हुआ था। भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। दोस्तों 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण के बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में स्थापित हुआ था। और इसके पहले प्रधानमंत्री कौन थे। बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान थे। कौन दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान। दोस्तों ये क्या थे, बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे। इस बात को भी आप डाउनलोड कर लीजिए, यानी कि याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है दोस्तों। तो भारत का प्रथम जो नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी है ना, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों। ये जामनगर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन में बी का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जामनगर कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। इस बात को भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन में बी होगा राइट आंसर। भारत का प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी। तो दोस्तों भारत का प्रथम महिला विदेश सचिव थी वो चोकिला अय्यर थी। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यानी चोकिला अय्यर जो थी भारत के प्रथम विदेश सचिव थी। मालगुडी डेज के लेखक कौन है दोस्तों। भवभूति, APJ अब्दुल कलाम, KR नारायणन और RK नारायण। तो दोस्तों जो मालगुडी डेज है ना, इसके जो रचनाकार है वो RK नारायण है। ठीक है, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर R गिरकिल, VK RV राव, PC महालनोबिस और CR राव। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, PC महालनोबिस थे। ठीक है, 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। PC महालनोबिस थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन घटनाओं के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का प्रभाव और गरीबी हटाओ। दोस्तों आपको बता दें, जो हरित क्रांति हुआ था 1966-67 में हुआ था। कब हुआ था, 1966-67 में हरित क्रांति होता है। ठीक है, अब गरीबी हटाओ कब हुआ था दोस्तों। गरीबी हटाओ 1974-78 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यह कब हुआ था, 1966-67 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। ठीक है, तो इस पर आप देख सकते हैं कि पहले कौन सा हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा। दोस्तों पहले हो जाएगा कौन सा, ये 1966 वाला 2 नंबर। उसके बाद कौन सा हो जाएगा 1969 वाला बैंक का राष्ट्रीयकरण। और उसके बाद कौन गरीबी हटाओ। तो ऑप्शन नंबर सी क्या इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा मैथ का क्वेश्चन दोस्तों आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, शिवम और सोहन की दक्षता का अनुपात कितना है, 4:5 है। यानी कि दोस्तों शिवम और जो सोहन है, 2 व्यक्ति हैं, इनका जो एफिशिएंसी है कितना है, 4:5 दे रखा है। यदि शिवम अकेले इस काम को 25 दिन में पूरा करता है तो उसी काम को पूरा करने में सोहन द्वारा लिया गया समय क्या होगा। दोस्तों देखिए, एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी यानी किसी काम करने की जो क्षमता होती है उसी को एफिशिएंसी कहते हैं। यानी कि जो सोहन मतलब शिवम काम करता है किसी काम को 4 दिनों में, तो ये दक्षता 4 हो गया। और जो सोहन काम करता है या इसका जो दक्षता है वो 5 है। ठीक है, और दोस्तों देखिए यहाँ पे इसका शिवम का टाइम जो कितना अकेले काम को 25 दिन में पूरा करता है, जो टाइम दे रखा है इसका 25 दिन, किसका दे रखा है, शिवम का। तो दोस्तों यहाँ 25 दिन दे रखा है। जब हम टोटल वर्क निकालते हैं दोस्तों, तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, यदि हम टोटल डेज में से डेज इंटू एफिशिएंसी करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, टोटल वर्क निकलता है। तो हमारे पास देखिए एफिशिएंसी किसका दे रखा है, शिवम का। शिवम का जो है ना, ये शिवम का जो दक्षता कितनी है, 4 है। तो 4:2 कितना है, सॉरी दिन कितना है, 25 दिन, यहाँ पे 25 हो गया। यानी कि कितना होगा, 100 दिन हो गया। यानी कि 100 दिन क्या होगा, इसका टोटल काम हो गया। अब हमको पूछा जा रहा है कि सोहन द्वारा क्या का समय कितना होगा। दोस्तों टोटल काम है 100। ठीक है, सोहन काम करता है एक काम 5 दिनों में, तो 100 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 100 बटे कितना हो जाएगा, 5। यानी कि 100/5 कितना हो जाएगा, 20 दिन। यानी दोस्तों 20 दिन क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, आई होप दोस्तों इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। यदि आपने इस प्रश्न को नहीं समझा तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैथ का ही है। देखिए कह रहा है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल और इसके विकर्ण पर बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल और इसके विकर्ण पर बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, जो भुजा स्क्वायर होता है। तो मान लीजिए कि वर्ग का भुजा क्या है, 1। ठीक है, और जो विकर्ण होता है दोस्तों, वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, इसका डायगोनल, ये क्या होता है, √2a। क्या होता है, √2a होता है। तो हमको अनुपात निकालना है, तो अनुपात बराबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अनुपात बराबर क्षेत्रफलों का अनुपात होता है ना, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा। तो जो ये वर्ग का भुजा क्या होता है, √a स्क्वायर, यानी कि मतलब भुजा स्क्वायर। ठीक है, और इसके अलावा जो विकर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब क्षेत्रफल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a √2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आप यहाँ पे क्या करते हैं ना, काट कूट करते हैं तो यहाँ पे ए से ए यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रूट स्क्वायर का 2 कट जाएगा, यानी कि 1/2 यहाँ पे बचेगा। तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा। तो 1:2 क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन में क्या है, बी में दे रखा, ऑप्शन में बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 वर्षों में 3,000 रुपये की राशि की प्राप्त साधारण ब्याज समान दर और समान समय अवधि में 2,500 रुपये की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज से 120 रुपये अधिक है, तो ब्याज की दर क्या कीजिए। दोस्तों देखिए, पहला राशि कितना है हमारे पास, 3,000 रुपये दे रखा है, ठीक है। 3,000 रुपये पहला राशि है। उसके बाद कितना है, 2 साल के लिए, और हमको पास रेट पता नहीं है, तो रेट हमको निकालना है बटे 100, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, 2,500 रुपये है, ठीक है। और समान समय अवधि के लिए, यानी कि ये भी 2 साल के लिए, इसका भी रेट हमको पता नहीं है, रेट हमको निकालना है, ठीक है। लेकिन इसके बीच में अंतर दोस्तों कितना है, 120 रुपये का। तो अंतर हम कर देंगे माइनस 120 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कट पीट कीजिएगा दोस्तों, तो 3,000 जीरो से 2 शून्य कट गया यहाँ पे, और ये 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पे कट गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 दूनी 60 आर यहाँ पे हो जाएगा, माइनस 50 आर बराबर कितना हो जाएगा, 120, यानी कि 10 आर बराबर कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। आर बराबर कितना हो जाएगा, 12%। तो यहाँ पर 12% क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन में बी में दे रखा है, तो 12% क्या होगा इसका रेट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है अगला कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 8 है। यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों, 5 सम संख्या का औसत कितना कैसे निकालेंगे। मान लीजिए x+2, ठीक है, x+4, x+6, x+8, ये क्या हो गया 6 और x+8, ये क्या होगा 5 लगातार औसत संख्या हो गया, ठीक है। ये इसका औसत कैसे निकालते हैं, बटे में 5 देते हैं, इसका मान कितना 8 दे रखा है, ठीक है। यहाँ देखिए x 2x 3x 4x 5x, यानी कि 5x प्लस कितना हो जाएगा 8 4 12 2 14, ठीक है। तो 8 4 12 2 14, 5 प्लस 14 6 20, तो 5x बराबर कितना होगा 8 5 40, यहाँ से 5x निकालेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 5 के 20, यानी कि 4। यहाँ पे हमको x की वैल्यू हमको यहाँ पे निकाल लेंगे, तो संख्या क्या हो जाएगा 4, ठीक है। 4 ये 4 2 6, 4 4 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 6 10, और कितना होगा 8 4 12, ठीक है। इसमें ये संख्या दे रखा है, यानी कि 4 6 8 10 और 12 हमारे पास संख्या दे रखा है। इसमें क्या करता है कि अगली 2 संख्या जोड़ दिया जाए। देखिए यहाँ पे ये सीरीज में है 4 2 6 6 2 8 8 2 10 2 12, यहाँ अगला क्या होगा 14, या क्या होगा 16। दोस्तों आपको पता है जब भी कोई जो औसत कैसे निकालते हैं, जब कोई सीरीज में रहता है, ठीक है, कोई एक क्रम को फॉलो कर रहा होता है, तो उसके जो है ना, इसमें जो आधा इधर से ले लीजिए, 3 इधर से 3 इधर से, जो बीच में रहता है वही क्या होता है औसत होता है। तो यहाँ औसत क्या होगा 10 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इस बात को आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रेलगाड़ी की लंबाई और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। यदि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक रेलगाड़ी 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या कीजिए। तो दोस्तों देखिए, रेलगाड़ी की गति कितना है 108 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, ठीक है, और प्रश्न पूछा जा रहा है मीटर में। तो सबसे पहले इसको आप चेंज कर लीजिए। इसको चेंज कैसे कीजिएगा, तो 108 में जब 5/18 से गुना करते हैं, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को जो मीटर पर सेकंड बनाते हैं, तो 5/18 से गुना करते हैं, तो 5/18 क्या हो गया मीटर पर सेकंड में हो गया, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे तो 78 से, यानी कि 56 से 30 मीटर पर सेकंड हो गया, कौन सा इसका स्पीड हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या करेंगे, तो रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए x है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है x है। तो देखिए जो दोनों की लंबाई क्या होगी जुड़ जाती है, जब निकालते हैं तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होता है जुड़ता है। तो यहाँ पे x क्या होगा 2x हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 30 × 60। दोस्तों क्यों किए, यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 कितना है 30 है, मीटर पर सेकंड को सेकंड में देने के लिए हम 60 से गुना कर दिए। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2 से 15 काटेंगे, 15 6 के 90, यानी कि 900 मिनट यहाँ पे मीटर हो जाएगा आंसर। तो 900 मीटर क्या इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, पुष्प किसका रूपांतरण होता है। दोस्तों पुष्प जो होता है किसका रूपांतरण आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए प्रांकुर का, बुलांकुर का, पत्ती का और दल चक्र का। दोस्तों पुष्प जो होता है ये प्रांकुर का जो है ना ये रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड में खींचेंगे। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। दोस्तों ओजोन परत जो होता है ये समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसमें, गोल्जिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण होता है ये राइबोसोम में होता है। कहाँ पे, राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे।
तो दोस्तों जो 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा थे इसके आयोग कौन थे? होमी जहांगीर भाभा थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एक बार बराबर होता है दोस्तों, एक बार किसके बराबर होता है आपको बताना है। तो एक बार बराबर जो होता है ना, ये कितना होता है दोस्तों? 10⁴ पास्कल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या राइट आंसर होगा। जी की इकाई क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें दोस्तों? स्टील में, यानी कि जो ध्वनि का वेग जो होता है सबसे अधिक किसमें होता है? तो जो लोहा होता है, ठोस पदार्थ होता है, उसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा फूल दोस्तों क्या होता है? तो सबसे बड़ा फूल जो होता है ये रेफ्लेशिया होता है, सबसे बड़ा फूल। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है ना वो क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। कोशिका में ऊर्जा संचित होता है किसके रूप में दोस्तों? तो कोशिका में ऊर्जा संचित होता है वो एटीपी के रूप में संयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों अपना जो कमेंट है, मतलब जो आपका जो स्कोर है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है वो 60% होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो दोस्तों परमाणु बम जो है ना ये किस पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ पर स्थित था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मलेरिया रोग प्रभावित करता है दोस्तों, मलेरिया रोग जो है किसको प्रभावित करता है? ये प्लीहा को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्टेथोस्कोप मतलब मिलान करना है। तो दोस्तों स्टेथोस्कोप दोस्तों क्या होता है? इससे हम लोग क्या करते हैं, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर क्या दोस्तों? ये रक्तचाप को मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लक्स मीटर होता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, और जो कैरोटोमीटर होता है ये सोने की शुद्धता मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3 और बी का 4, सी का क्या हो जाएगा 2 और डी का क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने % होती है? तो दोस्तों जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, वायु है, इसमें नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है आपको बताना है। तो क्या होगा इसमें 78 से 79% जो होते हैं इसमें क्या होते हैं नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीला थोथा, एप्सम सॉल्ट, बेकिंग सोडा और कास्टिक सोडा का आपको मिलान करना है। तो दोस्तों नीला थोथा होता है वो कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है नीला थोथा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। एप्सम सॉल्ट क्या होता है दोस्तों? एप्सम सोडा होता है ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम सॉल्ट। और बेकिंग सोडा आपको पता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और जो कास्टिक सोडा होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, यानी कि ए का 4, ठीक है, और बी का कौन सा आ गया? बी का 3 सिर्फ और सिर्फ किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्लवन जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बाबरा मेंटिकॉफ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रुधिर के प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो दोस्तों रुधिर के प्लाज्मा जो एंटीबॉडी निर्मित होती है वो लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार निम्न में से किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये स्मृति ईरानी को दिया गया। ऑप्शन में क्या होगा? ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जैपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका के द्वारा इसका प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों विश्व युवा कौशल दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष जो है वो 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा कि विश्व युवा कौशल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलेट रागी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो मिलेट रागी का वैज्ञानिक नाम जो है ये होता है एलुसीन कोरकामा। तो ऑप्शन में क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? तो फैमिली डॉक्टर जो पायलट प्रोजेक्ट है ये आंध्र प्रदेश जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य खोलिया वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है दोस्तों? ये कौन सा राज्य हो गया? बिहार राज्य को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये राज्य कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? दोस्तों इसे
कर्तव्य पथ के नाम से रखा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों भारत का पहला ग्राम जो है ना ये त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस इसरो द्वारा लॉन्च किए गए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों में से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है आज़ादी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताइवान की राजधानी कहाँ पे थी? दोस्तों ताइवान की राजधानी कहाँ पे है आपको बताना है। तो ताइवान की राजधानी दोस्तों है ताइपे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। किस दूरसंचार कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दिवाली तक 5G सेवाओं को शुरू करने की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों ये जो है ना रिलायंस जियो के द्वारा 5G सेवा जो है हो चुकी है। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा डिले हो चुका, लेट हो चुका है। तो ये 5G जो है ये लॉन्च हो चुकी है रिलायंस जियो के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन चुके हैं? विराट कोहली दोस्तों जो है सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले, यानी कि टेस्ट, ओडीआई और जो वनडे होता है तीनों में 100 विकेट मतलब मैच खेल चुके हैं। कौन? विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये जो है गुजरात के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? दोस्तों भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको ये बताना है भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन थे? उमेश ललित थे। ठीक है, और दोस्तों भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य में 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी अर्नोक्स किस देश की लेखिका हैं? दोस्तों एनी अर्नोक्स जो है ना ये फ्रांस की लेखिका है। कहाँ की? फ्रांस की लेखिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाल ही के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में किस राज्य में लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक अंतर देखा गया है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अंतर देखा गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वर्ष 2022 का UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ना ये एंजेला मर्केल के द्वारा जीता गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया है? दोस्तों युवा 2.0 लॉन्च किया है, ये युवा लेखक के द्वारा इसका लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों विश्व सांख्यिकी दिवस जो है ना प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव क्षेत्र विविधता के हॉट स्पॉट होते हैं? तो हॉट स्पॉट जो होता है जैव विविधता क्षेत्र को कौन कौन होता है? दोस्तों ये होता है पूर्वी हिमालय। ठीक है, यानी कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो है ये जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र है, यानी कि 2 एवं 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो है ये जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक, शास्त्रीय, मणिपुरी और भांगड़ा। तो दोस्तों जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है वो कौन सा हो गया? भांगड़ा जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जबकि कथक, मणिपुरी और शास्त्रीय ये तीनों क्या भारत में शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला जो है किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों सबरीमाला जो है ये केरल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो दोस्तों इसका लिपि हुआ शारदा लिपि से। शारदा लिपि से दोस्तों गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति इसी से हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में पहला रेल मार्ग किन स्थानों के बीच में चला था? दोस्तों बिहार में जो पहला रेल मार्ग था ना ये कहाँ चला था? तो दोस्तों ये चला था कहाँ पे? मुगलसराय से कोलकाता के बीच में चला था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ पर हुआ था? तो 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है, बांकीपुर पटना में 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1912 से पटना बांकीपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, केसरिया पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? दोस्तों केसरिया पर्यटन स्थल जो है ना ये है कहाँ पे स्थित है आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुजफ्फरपुर में स्थित है। केसरिया पर्यटन स्थल जो है ना ये मुजफ्फरपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन है, बीबी कमाल साहिब की मज़ार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बीबी कमाल जो है ना साहिब की मज़ार जो है जहानाबाद में स्थित है। कहाँ पे? जहानाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, घाघरा मंदिर बिहार के किस जिले में गंगा से निकलती है? तो दोस्तों घाघरा जो नदी है घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा से निकलती है? तो ये इसका आंसर होगा छपरा से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बिहार के रामचंद्र मांझी का देहांत हो गया है, वह किस कला से संबंधित है? तो दोस्तों जो रामचंद्र मांझी है ये नृत्य कला से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या राइट आंसर होगा। ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहते हैं? तो दोस्तों डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कैसे कहते हैं हम लोग? चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपया भारत का मानक सिक्का कब बना था? तो दोस्तों रुपया जो है भारत का मानक सिक्का बना था कब? 1835 में। 1835 में रुपया भारत का मानक सिक्का बन चुका था। ऑप्शन नंबर बी का इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रुपये का निशान किसने दिया था? दोस्तों रुपये का निशान जो ये वाला होता है, ये किसने दिया था? दोस्तों डी उदय कुमार के द्वारा ये रुपये का निशान दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा है कि मच्छू नदी पर बना बोरबी ब्रिज गिर जाने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। यह ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये ब्रिज जो है ना, ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 100 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट 1 खत्म कर लिया है। आपको बताना है कि आपने 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाए और आपका स्कोर क्या रहा है। अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों हाँ, यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके साथ जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यदि आप चाहते हैं टेलीग्राम पर सर्च करना तो आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड ऑफिशियल करके आप हमारा चैनल है, अंडरस्टूड स्टडी ऑफिशियल, जैसे आप सर्च कीजिएगा तो हमारे चैनल का लोगो आपको वहाँ पे दिख जाएगा और आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपकी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।